हेलो वांगसेन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूं, जिसका नाम है माई अनपरफेक्ट ओमेगा। ये एक वन शॉट स्टोरी है और जो मैं इस बार वांगसेन फैंटेसी फीस्ट कंपटीशन में देने वाली हूँ। ये एक एज गैप स्टोरी होने वाली है जिसमें टॉप वांगजी और बॉटम विहिंग है। ये ओमेगावर्स स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ का इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एक मेंशन को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। आज यहाँ पर किसी की शादी होने वाली थी। मेहमान भी धीरे धीरे आ रहे थे। कुछ लोग गेस्ट का स्वागत कर रहे थे, लेकिन अंदर मेंशन का माहौल बहुत ही गंभीर था, क्योंकि जिस ओमेगा की शादी होने वाली थी उस ओमेगा का फादर अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और उसके फ्रेंड्स उसके पास खड़े हुए थे। वह रो रहा था और उसके फ्रेंड्स उसको संभाल रहे थे। वहाँ पर खड़ा शख्स अपने फ्रेंड्स के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वी चांग से अब रोना बंद करो। इस तरह से तुम टूट जाओगे तो तुम अपनी पत्नी और अपने बेटे को कैसे संभालोगे। वी चांग से अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है कि कुरेन, मैं अब क्या करूँ। मेरे बेटे पर इतना बड़ा दाग लग गया है, अब कौन अल्फ़ा उससे शादी करेगा। तुम्हें पता है ना, एक ओमेगा जब शादी करने जाता है, अगर शादी वाले दिन ही उसकी शादी टूट जाए तो फिर उसकी शादी कभी नहीं होती। उसके ऊपर एक दाग लग जाता है। अब मेरे बेटे के ऊपर सारी ज़िंदगी ये दाग रहेगा। अब कोई भी अल्फ़ा उससे शादी करने को राज़ी नहीं होगा। जियांग फेमिया वी चांगसे के पास आता है और कहता है, इस तरह मत टूटो, कोई ना कोई तुम्हारे बेटे के लिए बना ही होगा। उसका अल्फ़ा खुद उसके पास आ जाएगा, तुम चिंता करना छोड़ो। वी चांग से रोते हुए जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, कौन मेरे बेटे विहिंग से शादी करेगा। विहिंग की बीमारी के चलते उसके हर रिश्ते टूट जाते हैं। सबको पता चल चुका है कि विहिंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। कोई भी अल्फ़ा उससे शादी करने को राज़ी नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये मेरी बेटे की बैड लक है जो उसके साथ चल रही है। अब उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। कोई भी अल्फ़ा उससे शादी नहीं करेगा। जियांग फेमिया वी चांगसे की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, काश मेरे पास भी कोई अल्फ़ा बेटा होता तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटे विहिंग से ज़रूर करवा देता। ऐसा कहकर जियांग फेमिया चुप हो जाता है। वी चांगसे एक बार लैन कुरेन और एक बार जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, बाहर मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ देर में ही वह लोग पूछताछ करना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि और मेहमान आ जाए, मैं बाहर जाकर अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली। ऐसा कहकर वी चांग से वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लैन कुरेन वी चांग से का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ मत बोलो, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊँगा। जब वी चांग से ये बात सुनते हैं तो हैरानी से लैन कुरेन की तरफ देखने लगता है और कहता है, कुरेन तुम ये क्या कह रहे हो। सिचेन की पहले शादी हो चुकी है, तुम अपने बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। लैन कुरेन जब यह सुनते हैं तो कहते हैं, मैं सिचेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वांगजी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे विहिंग की शादी मेरे बेटे वांगजी से होगी। मैडम यू और लैन ई वहीं पर खड़ी थी। लैन ई जब ये सुनती है तो वह जल्दी से लैन कुरेन के पास आती है और कहती है, आप पागल हो गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वांगजी अभी बहुत छोटा है, उसकी शादी विहिंग से कैसे करवा सकते हैं। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। लैन कुरेन लैन ई की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपनी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। मेरा बेटा एक अल्फ़ा है और विहिंग एक ओमेगा। मैं विहिंग को अपने घर की ओमेगा बनाऊंगा। लैनी जब यह सुनती है तो हैरानी से लैन कुरेन की तरफ देखती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है विहिंग वांगजी से पूरे 5 साल बड़ा है। आप अपने बेटे की शादी उससे 5 साल उम्र में बड़े ओमेगा के साथ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, विहिंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो कभी वांगजी को उसकी खुद की औलाद नहीं दे पाएगा। तुम ये तो सोचो हमारे वांगजी का क्या होगा। लैन कुरेन जब लैनी की यह बात सुनते हैं तो वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि लैनी, हमारे पास सिचेन है ना, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। हमें अगर ग्रैंडसन को देखना है तो लैन सिचेन के बच्चों को देख लेंगे। और इन द फ्यूचर अगर वांगजी और विहिंग को बच्चे की कमी महसूस हुई तो वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। सरोगेसी के जरिए भी बच्चा किया जा सकता है। इस बात की चिंता तुम छोड़ दो। लैनी जब यह सुनती है तो एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। क्या वांगजी इस शादी के लिए राज़ी होगा। लैन कुरेन देखते हैं वांगजी की तरफ। वांगजी जो इस वक्त इन सब बातों से बेफिक्र होकर अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस वीडियो गेम खेलने से मतलब था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लैन कुरेन जब वांगजी की तरफ देखता है और वह वीडियो गेम खेल रहा था तो लैन कुरेन अपनी गर्दन नाम हिलाता है और कहता है कि
इस नालायक को हर वक्त वीडियो गेम की ही पड़ी रहती है। इसके आसपास क्या चल रहा है इसको कोई खबर ही नहीं है। ऐसा कहकर वह लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम इस वक्त विहिंग के रूम में जाओ और विहिंग को तैयार रहने को बोलो। प्रीस्ट कभी भी उस विहिंग को बुला सकता है। मैं जाकर वांगजी से बातें करता हूँ। ऐसा कहकर लैनकुरन वांगजी के पास चला जाता है। लेनी एक गहरी सांस छोड़ती है। तभी मैडम यू लेनी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ? लैनकुरन ने क्या कहा? लेनी मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है कि कुरेन ने कहा है कि विहिंग की शादी वांगजी से होगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुरेन नहीं मानने वाला। मैडम यू जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, इसके लिए तुम अपना मन छोटा मत करो। विहिंग से अच्छा ओमेगा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तुम भी अच्छी तरह जानते हो विहिंग कितना अच्छा है। विहिंग में बस एक ही तो कमी है, उसको तो कई तरीके से पूरा किया जा सकता है। इस तरह विहिंग को मत ठुकराओ लेनी। लेनी जब यह सुनती है तो मुस्कुराकर मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। विहिंग से अच्छा ओमेगा मेरे वांगजी को नहीं मिल सकता। चलो विहिंग को नीचे लेकर आते हैं। इधर विहिंग अभी भी अपने रूम में बैठा हुआ था। उसने अभी भी चाइनीज़ ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। उसके सर पर अभी भी वेल था। वेल के अंदर से वह रोया जा रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी शादी नहीं होने वाली। जिस अल्फा से उसकी शादी होने वाली थी उस अल्फा ने उसके प्रेग्नेंट ना होने के कारण उससे शादी तोड़ दी है। तभी विहिंग के रूम का दरवाज़ा खुलता है और कांगसा सरेन अंदर आती है। कांगसा सरेन जब अपने बेटे को वेडिंग ड्रेस में देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लगती है। अपनी माँ के रोने की आवाज़ विहिंग के कानों में जाती है और जिस तरह से आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखने लगता है। कांगसा सरेन जल्दी से विहिंग के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। विहिंग भी अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लगता है और कहता है कि माँ, मैं क्यों ऐसा हूँ? क्यों मैं अनपरफेक्ट हूँ? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उस लड़के को बता दीजिए कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो वो शादी पहले ही तोड़ देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप लोगों ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई? आज के दिन ही उसे सच्चाई पता चल गई और उसने शादी तोड़ दी। इससे फादर की कितनी बदनामी हो रही होगी। कांगसा सरेन जब विहिंग की यह बात सुनती है तो वह विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने पहले ही कहा था लेकिन मैंने ही तुम्हें चुप रहने को कहा था। मैंने सोचा एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वह लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। उसके बाद कांगसा सरेन विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा अब ये वेडिंग ड्रेस और ये वेल उतार दो, अब ये किसी काम के नहीं। ऐसा कहकर कांगसा सरेन विहिंग का वेल उतारने लगती है। तभी आकर मैडम यू कांगसा सरेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? अभी तक शादी कंप्लीट नहीं हुई है। इस तरह से वेल उतारोगे तो इसे अपशकुन माना जाएगा। तभी लेन ई भी कमरे में आ जाती है और कहती है, हाँ बेटा, जब तक तुम्हारी शादी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम ये वेल नहीं उतार सकते। ये अपशकुन माना जाता है। कांगसा सरेन और विहिंग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कांगसा सरेन मैडम यू और लेन ई की तरफ देखती है और कहती है कि तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? अब विहिंग की शादी नहीं हो रही है तो ये वेल उतारे चाहे ना उतारे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अपशकुन नहीं होगा। ऐसा कहकर कांगसा सरेन विहिंग के वेल उतारने की कोशिश करती है। तब लेन ई हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अपशकुन होगा, मेरे बेटे का अपशकुन होगा, क्योंकि विहिंग की शादी मेरे बेटे वांगजी से होने वाली है, इसलिए इस वेल को मत उतारो। लेन ई की बात सुनते ही विहिंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लेन ई की तरफ देखता है और कहता है, आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी शादी वांगजी से कैसे हो सकती है? वांगजी कितना छोटा है, वो मुझसे पूरे 6 साल छोटा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अभी मैडम यू बीच में बोलती है, लेकिन वो एक अल्फा है, तुम्हारी शादी एक अल्फा के साथ हो रही है। तुम भूल जाओ कि वांगजी तुमसे 6 साल छोटा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितनी ओमेगा की शादी अपने से छोटे अल्फा के साथ हुई है। हाँ, अभी मानते हैं कि वांगजी इनमेच्योर है, लेकिन कुछ सालों बाद वह मैच्योर हो जाएगा। विहिंग जब यह सुनता है तो वह लेनी की तरफ देखता है और कहता है, आंट, आप वांगजी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं एक ऐसा ओमेगा हूँ जो वांगजी को कुछ भी नहीं दे सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग ये शादी मत कराइए, मैं वांगजी से शादी नहीं करूँगा। तभी लेनी विहिंग के पास आती है और विहिंग को बैठाती है और उसके पास बैठ जाती है और कहती है, देखो बेटा, जानती हूँ तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम एक अनपरफेक्ट ओमेगा हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वांगजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते तो मेरा वांगजी कभी बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन नहीं, इसके कई तरीके हैं जिससे तुम उसके विश को फुलफिल कर सकते हो, हमारी विश को फुलफिल कर सकते हो। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम दोनों अडॉप्ट कर लेना।
मैडम यू भी विंग के पास आकर बैठ जाती है और विंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा इस शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम्हारी शादी आज नहीं हुई तो ये सदमा शायद तुम्हारे पिता नहीं झेल पाएंगे। इसलिए कुरेन ने ये फैसला लिया है। अपने पिता के बारे में सोचकर इस शादी के लिए हाँ कर दो। विंग कुछ नहीं कहता, बस वह चुपचाप रोए जा रहा था। एक्चुअली में वी चांगसे, लान कुरेन और जियांग फेमिया ये तीनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। तीनों ने अपनी दोस्ती अब तक निभा रहे थे। तीनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ आया करते थे। कोई भी फंक्शन हो तीनों फैमिली एक जगह हो जाया करती थी। लैन कुरेन के 2 बच्चे थे, लैन सिचेन और लैन वांगजी। इसी तरह जियांग फेमिया के भी 2 बच्चे थे, जियांग यानली और जियांग चैन। और वी चांगसे का सिर्फ एक ही बेटा था, वी वुशियान। जियांग यानली, जियांग चैन और बीहिंग तीनों ओमेगा थे, लेकिन लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों अल्फा थे। लैन कुरेन और जियांग फेमिया ने अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए अपने बच्चों की शादी एक साथ कर दी थी। जियांग चैंग एक ओमेगा था जिसकी शादी लैन सिचेन से हुई थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जिंगई था। और जियांग यानली की भी शादी हो चुकी थी जो इस वक्त अब्रोड में रहा करती थी। वांगजी उन तीनों फैमिली के सबसे छोटा मेंबर था जिसकी उम्र अभी 15 साल थी। लैन कुरेन अपने बेटे के पास जाते हैं जो अभी भी वीडियो गेम खेल रहा था। लैन कुरेन अपना सर सेक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, इस नालायक को मैं कैसे समझाऊं कि आज इसकी शादी हो रही है और ये नालायक अभी भी वीडियो गेम खेल रहा है। फिर लैन कुरेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी गेम में ही ध्यान था और बस अपने फादर की तरफ एक बार देखता है और कहता है कि हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, नहीं तो मेरे गेम में मैं हार जाऊँगा। ऐसा कहकर वह फिर से गेम खेलने लगता है। लैन कुरेन जब यह देखते हैं तो वांगजी के सर पर एक पैट करते हैं और कहते हैं, नालायक मैं तुझसे बात करने आया हूँ, तू अभी भी गेम खेल रहा है। गेम को बंद कर, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी जल्दी से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है, हाँ डैड बताइए क्या बात करनी है। लैन कुरेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। वांगजी जब यह सुनता है तो एक पल के लिए स्टैचू हो जाता है और उसके बाद ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है और कहता है, डैड आज तो 1 अप्रैल नहीं है, आप इस तरह का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? आज और मेरी शादी, मैं तो अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, मुझसे कौन ओमेगा शादी करेगी। ऐसा कहकर वांगजी फिर से चेयर पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेता है और उसमें गेम खेलने लगता है। लैन कुरेन एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, वांगजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज तुम्हारी शादी है और तुम्हें ये शादी करनी होगी। वांगजी फिर से अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूँ शादी? लैन कुरेन कहते हैं, अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हें सच में स्पोर्ट बाइसाइकिल दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वही तुम्हें चाहिए थी ना। वांगजी जैसे ही यह सुनता है वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने डैड की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, डैड आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आप सच में मुझे स्पोर्ट बाइसाइकिल खरीद के देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? फिर आप अपने वादे से मुँह तो नहीं कर जाओगे ना? लैन कुरेन वांगजी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है हम लैन हैं और लैन जब एक बार वादा करते हैं तो उसको किसी भी हाल में पूरा करते हैं, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी बीहिंग के साथ शादी है। वांगजी पहले तो खुश हो गया था कि उसे स्पोर्ट बाइसाइकिल मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही बीहिंग का नाम सुनता है तो हैरानी से अपने फादर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आप मेरी शादी वीका के साथ देने वाले हो? वो तो मुझसे कितने बड़े हैं और मैं उनसे शादी क्यों करूं? मैं नहीं करने वाला ये शादी। ऐसा कहकर वांगजी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है। लैन कुरेन जब यह देखता है तो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है गुस्से में और कहता है, इस नालायक को समझाना तो नामुमकिन है। फिर वह अपने फेस पर एक झूठी स्माइल लेता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हें मैं स्पोर्ट साइकिल के साथ स्केटबोर्ड भी खरीद के दूंगा, अब शादी के लिए राज़ी हो जाओ। वांगजी जब यह सुनता है तो वह खुश हो जाता है और जल्दी से आकर अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू डैड, लेकिन ज़रूर देना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर लैन सिचेन आ जाता है और उसके हाथ में ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस थी जो वांगजी को देते हुए कहता है कि इसे जाकर पहन लो। वांगजी खुशी खुशी उस वेडिंग ड्रेस को लेकर एक रूम में चला जाता है और उस ड्रेस को ट्राई करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वांगजी रूम से बाहर आ जाता है और उसने ड्रेस को उल्टी सीधी तरीके से पहन रखी थी, जिसे देखकर लैन कुरेन और लैन सिचेन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, हंसो मत, मुझे ये ड्रेस पहननी नहीं आ रही है, इसे किस तरह पहनते हैं। लैन सिचेन जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और उसको वह ड्रेस पहनाने में मदद करने लगते हैं। जियांग फेमिया और वी चांगसे दूर से ही वांगजी को देख रहे थे। जियांग फेमिया वी चांगसे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, घबराओ मत, सब ठीक होगा। वी चांगसे जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, कैसे सब ठीक होगा?
वांग जी अभी बच्चा है, वो ये सब कैसे संभालेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जियांग फेमिया वी चांगसे की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है शायद वांग जी ही विहिंग के किस्मत में था, इसलिए तो देखो ना अब तक विहिंग की शादी नहीं हो रही थी। शायद वांग जी ही विहिंग का अल्फा है। वी चांगसे हैरानी से जियांग फेमिया की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर में वांग जी पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो लैन कुरैन जियांग फेमिया और वी चांगसे के पास आता है और कहता है कि मैं वांग जी को स्टेज पर ले जा रहा हूँ, तुम जाकर विहिंग को लेकर आओ। फीस्ट अब तक आ चुका होगा तो दोनों की शादी की रस्में शुरू कर दी जानी चाहिए। इसके बाद लैन कुरैन वांग जी को शादी के मंडप पर ले जाता है और जियांग फेमिया वी चांगसे की तरफ देखता है और कहता है तुम भी जाओ, मैं विहिंग को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर जियांग फेमिया विहिंग की रूम की तरफ बढ़ जाता है। जियांग फेमिया जब विहिंग के रूम के अंदर आते हैं तो देखता है विहिंग अभी भी रो रहा था। जियांग फेमिया यह देखकर विहिंग के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा शायद यही तुम्हारी किस्मत में था, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, चलो सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। ऐसा कहकर जियांग फेमिया विहिंग का हाथ पकड़कर उसे शादी के मंडप पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वी चांगसे बीच में आ जाते हैं और विहिंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बेटा मैं तुम्हें ले जाता हूँ। विहिंग जब अपने पिता को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने वेल पहन रखा था। वी चांगसे विहिंग को लेकर शादी के मंडप पर पहुंच जाते हैं। लैन कुरैन जब यह देखता है कि विहिंग आ गया है तो वांग जी से कहते हैं वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ो। वांग जी हैरानी से लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है क्यों पकड़ूं। लैन कुरैन गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि यह रस्म होती है, विहिंग का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आओ। वांग जी जब अपने पिता को गुस्से में देखता है तो वह जल्दी से विहिंग के पास आता है और विहिंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है चलो स्टेज पर, नहीं तो डैड मुझे मार डालेंगे। ऐसा कहकर विहिंग को स्टेज पर ले जाने लगता है। विहिंग हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहां वांग जी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे लेकर स्टेज पर जा रहा था। कुछ ही देर में प्रीस्ट शादी की सारी रस्में शुरू कर देता है। वांग जी को लैन कुरैन कहता है प्रीस्ट जैसा बोले वैसा वैसा ही करना। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पार्टी में आए हुए लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने इतना छोटा ग्रूम नहीं देखा था। वह सब हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वी चांगसे अपने बेटे की शादी एक छोटे बच्चे से दे रहे हैं। वी चांगसे के कान में ये सब बातें आ रही थी लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। शादी की रस्में जैसे ही पूरी होती है तो प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों की शादी कंप्लीट हुई, अब जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। वांग जी और विहिंग जब यह सुनते हैं तो वह दोनों सब लोगों के पास जाते हैं और सबको झुककर वो करते हैं और उनसे ब्लेसिंग लेते हैं। वी चांगसे और कांगसा सरन जब विहिंग को देखते हैं तो विहिंग को गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। वांग जी यह सब देखकर इरिटेट हो रहा था। वह जल्दी से लैन कुरैन के पास जाता है और कहता है डैड ये सब कब ख़त्म होगा, मैं थक चुका हूँ, मुझे घर जाना है, मैं घर जाकर सोऊंगा। लैन कुरैन वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है चुपचाप खड़े रहो, जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। वांग जी जब यह सुनता है तो गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। वांग को देखकर सब लोगों की छूट जाती है क्योंकि वांग जी इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। फिर वी चांगसे विहिंग का हाथ पकड़कर वांग जी के हाथ में देता है और कहता है कि मैं अपने ओमेगा बेटे का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। वांग जी जब यह सुनता है तो मासूमियत से कहता है मैं तो खुद अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा ख्याल वीगा को रखना पड़ेगा, मैं वीगा का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। वांग जी की ये बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। लैन कुरैन वी चांगसे और कांगसा सरन के पास आते हैं और कहते हैं विहिंग की अब चिंता करना छोड़ो, विहिंग अब मेरे घर का ओमेगा सन इन लॉ बन चुका है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वी चांगसे जब यह बात सुनते हैं तो हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम मेरे बेटे का ख्याल अपने बेटे से भी ज़्यादा रखोगे। लैन कुरैन वी चांगसे की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं अब हमें चलना होगा। ऐसा कहकर वह लैनी की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं। लैनी जल्दी से वांग जी और विहिंग की तरफ आती है और उन दोनों का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो अब घर चलने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर विहिंग और वांग जी को ले जाकर कार में बैठा देती है और खुद भी उस कार में आकर बैठ जाती है। लैन कुरैन दूसरी कार में लैन सचेन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में उनकी कार लैन मैंसन में पहुंच जाती है। लैनी सबसे पहले कार से बाहर निकलती है और मैंसन के अंदर चली जाती है। लैन कुरैन विहिंग और वांग जी को लेकर मैंसन के अंदर आने लगते हैं। लैनी विहिंग के स्वागत की छोटी मोटी तैयारी करती है और विहिंग को अंदर लाती है। वांग जी जैसे ही मैंसन के अंदर आता है और कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ,
वो चला अपने रूम में सोने। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है और जाकर बेड पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे गेम भी ठीक से खेलने को नहीं मिला है। ऐसा कहकर वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी के वहाँ से जाते ही लैनी विहिंग के पास आती है और कहती है, बेटा अभी कुछ रस्में बाकी हैं जो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम न्यूली ब्राइड ओमेगा हो और जिसकी नई नई शादी होती है उसको ये सब रस्में करनी होती हैं। ऐसा कहकर लैनी विहिंग का हाथ पकड़ती है और विहिंग से वो सारी रस्में पूरी करवाती हैं। उसके बाद लैनी जियांगचैंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम विहिंग को वांगजी के रूम में ले जाओ। जियांगचैंग विहिंग का हाथ पकड़कर उसे वांगजी के रूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी लैनी उसे रोक देती है और कहती है, रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर लैनी किचन में चली जाती है और एक गिलास दूध लेकर और विहिंग के पास आती है और विहिंग को वह दूध का गिलास देती है और कहती है, बेटा ये भी रस्म होती है, जानती हूँ मेरा बेटा अभी छोटा है, लेकिन आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, कुछ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम इस रस्म को ज़रूर निभा लेना। ऐसा कहकर वह विहिंग के कंधे पर हाथ रख लेती है। जियांगचैंग जब यह देखता है तो विहिंग को लेकर वांगजी के रूम में आता है। वांगजी अभी पूरे बेड पर अपने हाथ पैर पसार कर लेटा हुआ था। जियांगचैंग जब यह देखता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, ये तो सो रहा है। विहिंग जियांगचैंग से धीरे से कहता है, तो सोने दो, इसे जगाओ मत, शायद थक गया है। लेकिन जियांगचैंग विहिंग की कोई बात नहीं सुनता है और सीधे वांगजी के पास जाता है और वांगजी को उठाने लगता है। वांगजी उठ नहीं रहा था तो जियांगचैंग वहीं पर रखे हुए एक पानी के गिलास को लेता है और वांगजी के मुंह पर दे मारता है। वांगजी झटके से उठता है और अपने सामने जियांगचैंग को देखता है तो गुस्से से कहता है, चैंगा, ये क्या किया आपने मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा? जियांगचैंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आज ही तुम्हारी वेडिंग हुई है, तुम्हें कुछ रस्में निभानी हैं, तुम्हें पता है ना? वांगजी अपना मुंह बनाता है और कहता है, सारी रस्में तो निभा के आ चुका हूँ ना, अब कौन सी रस्में रह गई हैं? जियांगचैंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अब जो रस्में बाकी रह गई हैं उसे विहिंग तुम्हें बता देगा। ऐसा कहकर जियांगचैंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी अभी भी बेड पर बैठा हुआ था और अपना मुँह फुला लेता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंगा, अब कौन सी रस्में बाकी रह गई हैं, मुझे जल्दी से बताओ, मैं उसे कंप्लीट कर सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत नींद आई है। विहिंग वांगजी की बात सुनकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है, वांगजी, तुम्हें मेरी ये वेल हटानी होगी। वांगजी जब ये सुनता है कहता है, बस इतनी सी बात? ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से विहिंग के पास आता है और विहिंग के वेल को हटा देता है। वांगजी जब विहिंग का चेहरा देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज विहिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। वांगजी एकटक विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वीगा, आज तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। विहिंग जब ये बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और वांगजी की तरफ दूध का गिलास बढ़ाता है और कहता है कि इस दूध को हमें पीना है। वांगजी जैसे ही यह सुनता है जल्दी से विहिंग के हाथ से दूध का गिलास ले लेता है और एक सांस में ही पी जाता है। विहिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस दूध को उन दोनों को मिलकर ख़त्म करना था, लेकिन वांगजी ने एक सांस में ही सारा दूध पी लिया। वांगजी विहिंग के हाथ में गिलास पकड़ा देता है और कहता है, वीगा, अब कोई रस्म मत बताना, सारी रस्म पूरी हो चुकी है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ऐसा कहकर वांगजी बेड की तरफ जाने लगता है, लेकिन बेड को देखकर उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि बेड गीला हो चुका था। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, वीगा, मैं अब कहाँ सोऊंगा? चैनगा ने देखो मेरे ऊपर पानी गिरकर मेरा बेड गीला कर दिया। ऐसा कहकर वांगजी अपना मुंह बना लेता है। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, अपने कपड़े बदल लो, मैं तब तक बेडशीट चेंज कर देता हूँ। वांगजी जब यह सुनता है तो हाँ में अपना सर हिलाता है और अपने वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो विहिंग वांगजी के वार्डरोब से एक न्यू बेडशीट निकालकर वांगजी के बेड पर बिछा देता है। वांगजी जब वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि बेड की बेडशीट चेंज हो चुकी थी। यह देखकर वांगजी खुश हो जाता है और दौड़कर आकर बेड पर कूदने लगता है। वांगजी को जब इस तरह से देखता है तो विहिंग बोलता है कि वांगजी, क्या कर रहे हो, ऐसे मत कूदो, बेडशीट अभी मैंने बिछाई है, गंदी हो जाएगी। वांगजी जब यह सुनता है तो जल्दी से बेड पर आकर लेट जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, वीगा, अब तो सारी रस्में हो चुकी हैं ना, तो आप जाइए अपने रूम में जाकर सो जाइए, मैं भी सो रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी गुड नाइट बोलता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विहिंग वांगजी की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और सीधे वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद विहिंग जब वापस आता है तो देखता है वांगजी अब सो चुका था। विहिंग वांगजी के बेड से एक पिलो लेता है और काउच पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विहिंग की आंख सबसे पहले खुलती है तो वह उठ जाता है और उसकी नज़र सीधे वांगजी पर पड़ती है, जो अभी भी सो रहा था। वांगजी सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। यह देखकर विहिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वह अपनी जगह से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आता है
तो तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। विंग जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने जियांग था। जियांग विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, तुम्हारा लगेज लेकर आया हूँ। रात को मैं देना भूल गया था। इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, तुम जाकर चेंज कर लो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर वापस अपने रूम में आ जाता है। विंग अपना लगेज को लेकर रूम में आ जाता है और अपना लगेज देखने लगता है। उसमें से अपने लिए कैजुअल एक ड्रेस निकालता है और उसे पहन लेता है और रूम से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वह रुक जाता है और वांगजी की तरफ एक बार देखता है, जो अभी भी सो रहा था। विंग कुछ भी नहीं कहता और उस रूम से बाहर निकल जाता है और सीधे किचन एरिया में आ जाता है। किचन एरिया में आने के बाद लैनी और जियांग किचन में कुछ बना रहे थे। विंग उनके पास जाता है, उनको ग्रीट करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। लैनी विंग को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा तुम इतनी जल्दी उठ गए। विंग लैनी की तरफ देखता है, मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है कि आंट, अगर कुछ काम है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। लैनी यह सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, नहीं बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मैं धीरे धीरे तुम्हें बता दूंगी तुम्हें क्या करना है, लेकिन अभी तुम जाकर रेस्ट करो। और एक और बात, तुम आज से मुझे आंट नहीं कहोगे, मैं भी अब तुम्हारी मॉम हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मेरे बेटे वांगजी के साथ शादी हुई है, तो तुम्हें अब से मुझे मॉम कहना होगा, आंट मत कहना। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद लैनी और जियांग विंग से बातें करने लगते हैं और किचन का काम करने लगते हैं। विंग से वो लोग कुछ भी काम नहीं करवाते। विंग बार बार कहता भी है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन लैनी मना कर देती है। कुछ देर में ही नाश्ता तैयार हो जाता है तो लैनी सारा नाश्ता सर्वेंट को कहती है कि डाइनिंग टेबल पर सजा दो। सर्वेंट भी सारे नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। कुछ देर में ही लैनकुरन और ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। लैनकुरन विंग को देखकर स्माइल करते हैं। विंग भी लैनकुरन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। लैनकुरन विंग को अपने पास बैठने का इशारा करते हैं तो लैनी भी विंग को कहती है, जाकर बैठो। विंग जाकर लैनकुरन के पास बैठ जाता है। लैनकुरन प्यार से विंग के सर को सहलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें रात को ठीक नींद है ना यहाँ पर। विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद लैनी आकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। तभी लैनकुरन की नज़र वांगजी के चेयर पर जाती है, जो अभी खाली थे। लैनकुरन गुस्से से लैनी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा नालायक बेटा कहाँ है, अभी तक नहीं आया। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि वांगजी सो रहा है। लैनकुरन लैनी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, उसे अकल कब आएगी, जाकर उसे उठाओ और कहो ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाए। लैनकुरन की बात सुनकर लैनी एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है, जाके वांगजी को बुलाकर लेकर आओ। सर्वेंट भी हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगजी की रूम की तरफ चला जाता है। उसके बाद लैनकुरन विंग की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, बेटा तुमने आगे करने का सोचा? विंग हैरानी से लैनकुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, अंकल मैं कुछ समझा नहीं। लैनकुरन मुस्कुरा देते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल नहीं डैड, अब से तुम्हारा डैड हूँ, मुझे क्या क्या बुलाओगे। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने कुछ आगे करने का सोचा है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी भी कुछ भी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें इस मेंशन में हर चीज़ की परमिशन है। अगर तुम कहीं जॉब करना चाहते हो तो भी तुम्हें इस चीज़ की परमिशन है। एक काम करो, तुम हमारे लैंड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। विंग कहता है, जॉब तो करनी है डैड, लेकिन आपकी कंपनी में नहीं। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐसा क्यों। विंग लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड अगर मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की तो सब लोगों को पता चलेगा कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ। आप अपनी कंपनी में मुझे एक अच्छी ही पोस्ट देंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जो भी करूँगा अपने बलबूते पर करूँगा। लैनकुरन जब विंग की ये बातें सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। तभी वांगजी वहाँ पर आ जाता है, जो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में था। वांगजी को देख के लैनकुरन का मुंह बन जाता है। वांगजी जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और अपनी मॉम को नाश्ता सर्व करने को कहता है। लैनकुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम टाइम से ब्रेकफास्ट टेबल पर क्यों नहीं आते हो। वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, क्या करूं डैड, मेरी आँखें नहीं खुलती है। लैनकुरन गुस्से से वांगजी को कहता है कि वांगजी तुम सुबह जल्दी उठने की आदत डाला करो। फिर लैनकुरन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बेटा आज से वांगजी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अब वांगजी को रोज़ सुबह जगाया करोगे। ये हमारे घर का कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, ये हमेशा उल्टा ही करता है। विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। सब लोग अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। वांगजी भी अपना नाश्ता करके अपने स्कूल के लिए निकल चुका था। वांगजी इस वक्त 12th क्लास में था, इसलिए वह स्कूल जा रहा था। लैनकुरन और लैनसिचन भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद लैनी विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा अब जाकर तुम रूम में थोड़ा आराम कर लो।
विंग लेनी की बात सुनकर अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही वह वांगजी के रूम में आता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वांगजी ने पूरे रूम का हालत बिगाड़ के रखा हुआ था। विंग पहले तो रूम की हालत सुधारता है, फिर लैपटॉप लेकर अपने लिए जॉब सर्च करने लगता है। तो जगह तो विंग अप्लाई भी कर देता है। कुछ दिन के बाद से सब लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। विंग को जल्द ही जॉब भी मिल जाती है। विंग वांगजी के सारे काम किया करता था। वांगजी को सुबह जल्दी उठाने से लेकर वांगजी को तैयार कराने तक का काम विंग किया करता था। उसके बाद वांगजी को लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता था और नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता था। कई बार वह वांगजी की स्टडी में भी मदद किया करता था। वांगजी और विंग की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह बातें किया करते थे। विंग कई बार लैनकुरेन से वांगजी को बचाया भी करता था। जब लैनकुरेन वांगजी के ऊपर गुस्सा हो जाया करता था तो देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने मेंशन के एक सीक्रेट रास्ते से मेंशन के अंदर आता है। फिर अपने रूम के नीचे खड़ा होकर वह अपने रूम की बालकनी को देखता है और पाइप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। पाइप से सीधे अपनी बालकनी में आ जाता है, लेकिन बालकनी की विंडो और दरवाजे दोनों बंद थे। तो वांगजी उन्हें खटखटाने लगता है और धीरे से बोलता है, बीगा जल्दी से दरवाज़ा खोलो, अगर डैड को पता चल गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। विंग जो अभी तक सोया नहीं था, वह एक नोवेल पढ़ रहा था। जैसे ही विंग को यह महसूस होता है कि वांगजी बालकनी में है तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और बालकनी की तरफ देखने लगता है और वांगजी को देखकर अपना मुंह बनाता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है। वांगजी जल्दी से अंदर आता है तो विंग कहता है, आज फिर तुम इतनी देर से आए हो। तुम्हें पता है डैड कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके थे। मैं बार बार उनको झूठ बोलता रहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बार डैड से झूठ बोलना पड़ता है। तुम आज फिर बाइक रेसिंग पर गए थे ना, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम बाइक रेसिंग पर मत जाया करो। वांगजी विंग से कुछ नहीं कहता, बस एक स्माइल करता है और अपनी जेब से एक मेडल निकालता है और विंग के गले में पहना देता है और कहता है, पता है विगा, आज भी मैं रेस जीत गया हूँ। विंग जब यह सुनता है तो अपना मुँह बना लेता है और कहता है, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग रूम से बाहर निकल जाता है। विंग किचन में आकर वांगजी के लिए खाना गर्म करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लैनकुरेन आ जाता है और विंग से कहता है, तुम क्या कर रहे हो। विंग जैसे ही लैनकुरेन को देखता है तो डर जाता है और कहता है कि डैड, वो मैं खाना गर्म कर रहा था। लैनकुरेन जब ये कहता है तो गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, वह नालायक आज फिर देर से आया है ना। विंग लैनकुरेन की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रहा था, आने में इसलिए उसे देर हो गई। लैनकुरेन कहता है, मुझे पता है तुम उसकी हर गलतियों को छुपा देते हो। पहले ई ने और अब तुमने, दोनों ने मिलकर उसको स्पॉइल करके रख दिया है। हमेशा तुम दोनों उसको बचा लेते हो। विंग लैनकुरेन की बात सुनकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लैनकुरेन जब यह देखता है तो कहता है, बेटा अब वांगजी बड़ा हो चुका है, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम जानते हो वो एकदम गैर जिम्मेदार लड़का है। अब तुम जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, उसे जाकर खाना खिला दो और उससे कहना कि कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर मुझसे मिले। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत हो गई उसकी मनमानी। विंग जब यह सुनता है तो वह हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है, ठीक है डैड, मैं कल सुबह उसे बता दूंगा कि आपसे आकर मिले। ऐसा कहकर विंग वांगजी का खाना लेकर वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने रूम में आता है तो देखता है वांगजी काउच पर ही सो चुका था। विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी उठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ, ऐसे बिना खाए मत सो। ऐसा कहकर विंग वांगजी को जगाने लगता है। वांगजी अपनी आंखें मलते हुए उठता है और कहता है, वीगा आपने इतनी देर लगा दी, आपका इंतज़ार करते करते मैं सो गया था। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज फिर डैड ने मुझे पकड़ लिया और मुझे डांट रहे थे। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या डैड ने आपको पकड़ लिया था? उन्होंने आपको कुछ कहा है क्या? विंग कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि मैं तुम्हें स्पॉइल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कल सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ बताएंगे, इसलिए कल सुबह जल्दी उठ जाना और उनसे बात कर लेना। वांगजी यह सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, उस हिटलर के सामने जाने से तो मुझे डर लगता है, इसलिए तो उनके जाने के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करने नीचे जाता हूँ, मैं नहीं जाने वाला। वांगजी ने अपनी बातें ख़त्म की ही थी कि विंग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगता है और उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही डैड को हिटलर कहने में? तुम्हें उन्होंने बुलाया है तो कल जाकर मिल लेना। वांगजी जब विंग की बातें सुनता है तो अपना पाउटी सा फेस बना लेता है और कहता है, ठीक है वीगा, आप कह रहे हैं तो जाकर मिल लूँगा, लेकिन अगर उन्होंने पिटाई की ना तो आपको मुझे बचाना होगा। वो जब देखो अपनी छड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं मुझे मारने के लिए। विंग जब वांगजी को इस तरह से बोलते देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है,
कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तुम्हें से कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए तो तुम्हें बुला रहे हैं। ऐसा कहकर विंग खाने की प्लेट वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी भी जल्दी से अपना खाना लेता है और खाने लगता है और विंग से बातें करने लगता है। विंग भी वांग जी की बातों के जवाब दे रहा था। थोड़ी देर में वांग जी का खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी आकर अपने बेड पर लेट जाता है। विंग भी जाकर काउच पर लेट जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो कहता है, वीगा, इतने सालों से आपको देख रहा हूँ कि आप इस काउच पे सो रहे हैं, आपके कमर में दर्द नहीं होता? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, अब मुझे आदत सी हो गई है। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी भी जल्दी से अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। सीन कट करके हमें सुबह का समय दिखाते हैं। एज यूजुअल विंग की आंखें हमेशा पहले खुलती है। विंग उठ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और मुस्कुराकर फिर वह वॉशरूम में चला जाता है अपनी डेली रूटीन कंप्लीट करने के लिए। वह जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो वांग जी के पास जाता है और वांग जी को जगाने लगता है और कहता है, वांग जी उठ जाओ, तुम्हें आज डैड ने बुलाया है ना, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन वांग जी उठने का ना विंग वांग जी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बैठा देता है। वांग जी अभी भी अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। विंग उसको अच्छी तरह हिलाता है तो वांग जी की नींद टूट जाती है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वीगा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों उठा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए, मैं वैसे भी रात को काफ़ी देर से सोया हूँ। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, तुम अकेले ही लाइट सोए थे ना, तुम्हारी वजह से जो मेरी रात की नींद ख़राब होती है उसका क्या? अब उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, हम दोनों एक साथ ही ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ऐसा कहकर विंग वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो कहता है, वीगा, आप पहले चले जाइए ना, मैं बाद में आ जाऊँगा, मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। विंग जब यह सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। मुझे पता है जैसे ही मैं इस कमरे से निकलूँगा, जैसे ही इस रूम से बाहर निकलूँगा, तुम वापस सो जाओगे। मुझे अच्छी तरह पता है, इतने सालों में मुझे तुम्हारी सारी आदतें अच्छी तरह पता चल चुकी है, इसलिए अब वॉशरूम में जाओ और फिर ऐसा कराओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग एक मैगज़ीन उठा के पढ़ने लगता है। वांग जी अपना मुँह फुला लेता है और वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं कपड़े लाना भूल गया। विंग अपना हेड से करता और कहता है, ये कब सुधरेगा? वह हमेशा अपने कपड़े भूल जाता है। कर वह वांग जी के वार्डरोब में जाता है और उसके लिए निकाल कर लाता है और वांग जी के वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो वांग जी जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और विंग के हाथों से कपड़े लेकर पहन लेता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। फिर वह विंग की तरफ देखता है जो अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर जाता है और वहाँ से कॉम्ब लाकर विंग के हाथ में दे देता है। विंग जब यह देखता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से वांग जी हेयर कॉम्ब करता है। वांग जी को हेयर देने के बाद विंग कहता है, अब पूरी तरह से चलो नीचे, सब हमारे टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़कर नीचे जाने लगता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर जब लैन कुरैन यह देखता है कि वांग जी और विंग आ गए हैं तो वह विंग को बैठने का इशारा करते हैं। वांग जी जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। विंग ये देखकर मुस्कुरा देता है और वो भी बैठ जाता है। लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, कल से तुम हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, डैड, इतनी जल्दी? लैन कुरैन कहते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, तुम कॉलेज ख़त्म होने के बाद ऑफिस आ जाया करो, कुछ घंटे ऑफिस का भी काम सीख लिया करो। ऐसा कहकर लैन कुरैन नाश्ता करने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और इशारे से समझाता है कि डैड को समझाओ, लेकिन विंग सीधे मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। नेक्स्ट डे से वांग जी भी लैन कुरैन के साथ ऑफिस जाया करता था। कॉलेज आवर ख़त्म होने के बाद वह ज़्यादातर वक्त लैन कंपनी में बिताया करता था। रात को जब वांग जी घर आता था बहुत थक जाता था, उसको कहीं जाने को मन नहीं करता था, आते साथ ही बेड पर लेट जाता था। कभी कभी तो वह अपने कपड़े भी नहीं उतारता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वांग जी के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। वांग जी बहुत एक्साइटेड था। विंग को लेकर वह शॉपिंग करने गया था और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी लेकर आया था। विंग वांग जी का हर काम खुशी खुशी कर दिया करता था। एनुअल फंक्शन वाले दिन विंग वांग जी को बहुत अच्छे से रेडी करवाता है। वांग जी भी खुशी खुशी फंक्शन में चला जाता है। लेकिन जब वांग जी एनुअल फंक्शन से वापस आता है तो विंग को देखता है और बहुत बड़ी स्माइल करता है। विंग जब वांग जी को इतना खुश देखता है तो वांग जी से पूछता है, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? वांग जी जल्दी से आकर विंग को गले से लगा लेता है और कहता है कि विंगा, आपको पता है आज क्या हुआ? आज हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा कहकर
वांग जी फिर से विंग को गले से लगा लेता है। विंग जब यह सुनता है तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, लेकिन वह वांग जी को कुछ नहीं कहता। वांग जी को इतना खुश देखकर वह भी अपने चेहरे पर एक छोटी स्माइल ले आता है। वांग जी जल्दी से विंग से अलग होता है और कहता है, पता है विगा, वो मेरे साथ कल डेट पर जाना चाहती है। मैं उसके साथ डेट पर जा रहा हूँ, आप डैड को संभाल लेना। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग काउच पर ही बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने चेहरे पर ले जाता है। विंग को अभी रोना आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह जब वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम म्यान म्यान था, उसके साथ कभी डेट पर या पिकनिक या मूवी देखने जाता, विंग को बताया कर जाता था, जिससे विंग को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मन ही मन में वह वांग जी को पसंद करने लगा था। लेकिन उसने कभी वांग जी के सामने कुछ कहा नहीं। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विगा, मुझे आपकी मदद चाहिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? मैं और म्यान म्यान शादी करना चाहते हैं, आप क्या डैड और मॉम से बात करेंगे? विंग जैसे ही यह बात सुनता है तो एक पल के लिए उसका हार्ट बीट रुक जाता है। वह वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी खुश होते हुए कहता है, मैं और म्यान म्यान शादी करना चाहते हैं, आप प्लीज़ डैड और मॉम को समझाइए ना। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, ये नहीं हो सकता। वांग जी जब यह सुनता है तो वह उदास हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विगा, आप बात कीजिए ना, डैड तो आपकी हर बात मानते हैं, शायद यह बात भी मान जाएंगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है डैड और मॉम नहीं मानने वाले, तुम इस बात का जिक्र ही ना करो तो अच्छा है। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो वह विंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वह विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विगा, कुछ कीजिए, मैं म्यान म्यान के बिना जी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो विंग जब वांग जी की यह बात सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं डैड से बात करूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी खुश हो जाता है। विंग रूम से निकलकर जल्दी से गार्डन में चला जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अपना आंसू वह वांग जी को नहीं दिखा सकता था, इसलिए वह गार्डन में आ गया था। थोड़ी देर वह ऐसी तरह बैठा रहता है, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। विंग जब यह महसूस करता है तो मुड़कर देखता है तो पीछे लैन कुरैन खड़े थे। लैन कुरैन को देखकर विंग जल्दी से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लेता है और कहता है कि डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हैं। विंग की आंखें लाल और स्वैलन थीं, जिसे देखकर लैन कुरैन कहते हैं, तुम अभी रो रहे थे? विंग अपने नाम में सर हिलाता है। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे थे? तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हें पता है ना। विंग जब लैन कुरैन की बात सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, डैड, शायद अब वक्त आ गया है मुझे वांग जी से अलग होने का, अब मुझे वांग जी को छोड़ देना चाहिए। लैन कुरैन जब विंग की ये बात सुनते हैं तो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी और तुम दोनों मेटेड बॉन्डेड अल्फ़ा और ओमेगा हो, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। लेकिन विंग बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन डैड, आपको नहीं पता, वांग जी किसी और से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो अभी तक हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाया है। मैं नहीं चाहता कि वांग जी को अपने इस ज़बरदस्ती के रिश्ते पर बांध कर रखूं। मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता, मैं एक अनपरफेक्ट ओमेगा हूँ। लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि तुम अनपरफेक्ट ओमेगा हो? मेरी नज़रों से देखो तो तुम मेरे बाप के लिए एक परफेक्ट ओमेगा हो। विंग लैन कुरैन की बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लैन कुरैन कहते हैं, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें जाकर अब सो जाना चाहिए, मैं कल वांग जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग लैन कुरैन को जाते हुए देखता है, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। लैन कुरैन की नज़र विंग पर जाती है तो वह कहता है, वांग जी कहाँ हैं? विंग लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, वो तो अभी तक सो रहा है। लैन कुरैन विंग से कहते हैं, जाकर उसको बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहकर फिर लैन कुरैन भी अपना नाश्ता करने लगते हैं। विंग सीधे अपने रूम में जाता है जहाँ वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग जल्दी से वांग जी को जगाता है। वांग जी उठ नहीं रहा था। विंग ज़बरदस्ती वांग जी को उठा देता है और कहता है, जल्दी उठो, डैड तुम्हें बुला रहे हैं। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो जल्दी से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर रेडी होकर जल्दी से विंग के पास आ जाता है और कहता है, ठीक है चलो। वांग जी नीचे आता है तो देखता है सबका ब्रेकफास्ट करना हो गया था। सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। वांग जी जल्दी से लैन कुरैन के सामने जाता है और कहता है, डैड,
आपने मुझे बुलाया। लैनकुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहकर लैनकुरन अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी भी वहीं काउच पर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है और इशारे में पूछता है, क्या बात है। विंग भी इशारे में बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में ही लैनकुरन अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और उनके हाथ में 2 फाइल थी। दोनों फाइल वह वांगजी की तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिसमें खुशी उसमें साइन कर सकते हो। ऐसा कहकर वह दोनों फाइल वांगजी के हाथ में पकड़ा देते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। वांगजी एक एक करके दोनों फाइल पढ़ता है। पढ़ने के बाद हैरानी से लैनकुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये डैड, ये क्या है। तुम्हारे और विहिंग के डिवोर्स पेपर और मेरे प्रॉपर्टी के पेपर। अगर तुम विहिंग को डिवोर्स देते हो तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर नहीं देते हो तो तुम इस प्रॉपर्टी के सेकंड हायर होगे। ऐसा कहकर लैनकुरन चुपचाप बैठ जाते हैं। वांगजी हैरानी से लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लैनकुरन गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम विहिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि तुम्हारी शादी विहिंग से हुई है, तो तुम ऐसा कैसे किसी और से प्यार कर सकते हो। अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है तो पहले तुम्हें विहिंग को डिवोर्स देना होगा, और जिस पल तुमने विहिंग को डिवोर्स दिया तो तुम इस लैंड फैमिली के हिस्सा नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपनी सभी ज़मीन जायदाद दौलत से बेदखल कर दूंगा। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो हैरानी से लैनकुरन की तरफ देखता है। घर के सभी मेंबर भी लैनकुरन की तरफ देखने लगते हैं। लैनी कुछ कहने ही वाली थी कि लेकिन लैनकुरन इशारे से समझाते हैं कि तुम चुप रहो, तो लैनी चुप हो जाती है। फिर लैनकुरन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बताओ तुमने क्या फैसला लिया है। वांगजी अब अपने फादर की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने बीगा को अपना कभी ओमेगा नहीं माना है। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे दोस्त की तरह हैं। मैंने कभी भी उन्हें उस नज़रों से नहीं देखा है। वैसे भी मैं एक ऐसे अनपरफेक्ट ओमेगा के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं बिता सकता जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, जो कभी मुझे अपनी खुद की औलाद नहीं दे सकता। मैं बीगा के साथ नहीं रहने वाला। वांगजी की इस तरह की बातें सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए वांगजी की तरफ देखने लगता है, लेकिन लैनकुरन को बहुत गुस्सा आता है तो वह वांगजी को एक स्लैप कर देते हैं। वांगजी यह देखकर गुस्से में लैंड मैंशन से बाहर निकल जाता है। विंग रोते हुए लैनकुरन के पास आता है और कहता है, डैड, वांगजी जो चाहता है उसे करने दीजिए। अगर वांगजी मुझसे डिवोर्स चाहता है तो मैं उसे डिवोर्स देने को राज़ी हूँ। लैनकुरन जब यह सुनते हैं तो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरे जीते जी तो तुम वांगजी को डिवोर्स नहीं दोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें वांगजी का ओमेगा बनकर ही रहना होगा। ऐसा कहकर लैनकुरन भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। उसे बार बार वांगजी की बातें याद आ रही थी कि वह कभी नहीं होता है। ये सोच सोच के वह रो रहा था। ऐसा करते हुए सारा दिन बीत जाता है। शाम के वक्त सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड, आज हमें एक पार्टी में जाना है। हम सबको इनवाइट किया गया है। अगर हम इस पार्टी में नहीं गए तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। लैनकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाने का तो मन नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। जियांगचैंग की तरफ देख लैनी कहती है कि तुम जाकर विंग से कहो रेडी हो जाए, हमें पार्टी में जाना है। जियांगचैंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और विंग के रूम में जाता है तो देखता है विंग अभी भी रो रहा है। वह विंग को जाकर संभालता है और कहता है, इतना रोगे तो कैसे चलेगा। डैड ने बोला है कि हम सबको एक पार्टी में जाना है। विंग जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा, मेरा मूड नहीं है, आप लोग चले जाइए। मैं आज अकेला ही रहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे को अकेला छोड़ दीजिए। जियांगचैंग विंग को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग मानने को राज़ी नहीं होता। लास्ट में जियांगचैंग कहता है, ठीक है, तुम अगर अकेला रहना चाहते हो तो रहो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ोन कर देना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर जियांगचैंग कमरे से जियांगचैंग बाहर आ जाता है और नीचे आकर सबको बताता है कि विंग उस पार्टी में नहीं जाना चाहता। लैनकुरन जब यह सुनता है तो कहता है, ठीक है, कुछ समय उसे अकेला रहने दो। अभी तक वांगजी भी वापस नहीं आया है, क्योंकि वांगजी नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं जाने वाला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद वे सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। विंग अकेला मेंशन में रह जाता है। विंग को वांगजी की बहुत याद आ रही थी और उसकी चिंता भी हो रही थी, क्योंकि सुबह से वांगजी घर नहीं लौटा था। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। इस बात की चिंता विंग को हो रही थी। लगभग रात के 11 बजे वांगजी वापस मेंशन में आता है और अपने कमरे में आता है तो देखता है विंग अभी भी जगा है। विंग परेशान था। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है तो जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है, तुम सारा दिन कहाँ थे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे।
विंग ऐसा बोलकर वांगजी की आंखों में देखने लगता है। उसे देखकर विंग हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी रो रहा था। वांगजी जल्दी से विंग को गले से लगा लेता है। विंग इस तरह वांगजी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, क्या तुम सारा दिन रो रहे थे? वांगजी जल्दी से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि वीगा, आप भी तो सारा दिन रो रहे थे ना। विंग वांगजी से अलग होता है और कहता है, क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओगे? तुम चाहते हो ना मियान मियान से शादी करना, तो मैं खुद डैड से बात करूँगा और तुम दोनों की शादी करवाऊँगा। मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दूँगा। तुम इस बात की चिंता छोड़ दो। तुम अपने आप को इस तरह से परेशान मत करो और इतना मत रो। वांगजी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है, नहीं वीगा, मैं मियान मियान से शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता चल गया है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की आंखों में देखने लगता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वीगा, जब मैं यहाँ से गुस्से में गया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जाकर एक पार्क में बैठ गया और सब कुछ सोचने लगा। मुझे आपके आंखों के आंसू अच्छे नहीं लगे। आपको जब मैं रोता हुआ देख रहा था तो मुझे दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने आपको बहुत गलत कहा। मैंने आपको अनपरफेक्ट ओमेगा कहा। मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची थी ना, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं सोच रहा था, मैंने फिर फैसला किया कि मैं मियान मियान से शादी नहीं करूंगा। विहिंग जब यह सुनता है तो वह वांगजी से दूर होता है और कहता है, नहीं वांगजी, तुमने सही कहा। मैं एक अनपरफेक्ट ओमेगा ही तो हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक बेबी भी नहीं दे सकता जो तुम्हें डैड कहकर बुलाए। वांगजी जैसे ही यह सुनता है जल्दी से विहिंग के पास जाता है और विहिंग को गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं वीगा, आप अनपरफेक्ट नहीं हो, अनपरफेक्ट मैं हूँ जो आपको छोड़कर मियान मियान के पास जा रहा था। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर विंग फिर से इनको गले से लगा लेता है। विंग वांगजी की सुनकर रोने लगता है और वो भी वांगजी को गले से लगा लेता है। वांगजी विंग को गले लगाए हुए कहता है, प्लीज़ वीगा, एक्सेप्ट मी, मुझे रिजेक्ट मत कीजिए। अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। ये बात मुझे अब समझ आ गई है। उसके बाद विहिंग वांगजी की आंखों में और वांगजी विहिंग की आंखों में देखने लगता है। वांगजी जल्दी से विहिंग के गालों को पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करके उसके होठों पर किस करने लगता है। विहिंग यह देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह खुद को वांगजी से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने उसे टाइट करके पकड़ लिया था और उसे किस करने लगा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही विहिंग वांगजी के किस में मेल्ट होने लगता है, उसे किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वांगजी भी धीरे धीरे विंग के बॉडी पर अपना हाथ फहराने लगता है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वह भी किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और वांगजी के चेस्ट पर अपना हाथ फहरा रहा था। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को ही नेकेट करना शुरू कर देते हैं और दोनों बेड पर आ जाते हैं। कब उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। वांगजी विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन कुरन, लैन सिचन, लैन ई और जियांग चंग ब्रेकफास्ट टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन जब लैन कुरन यह देखते हैं कि विंग अभी तक नहीं आया तो वह हैरान हो जाते हैं। वह लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज विंग नाश्ता करने नहीं आया? लैनी कहती है, नहीं, वह तो सुबह सुबह उठ जाता है और हमारी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन आज नहीं आया। लैन कुरन जब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वह लैनी की तरफ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? लैनी लैन कुरन की तरफ देखती है और कहती है, कल जो भी आया उस वजह से उसका मूड बहुत ख़राब था। शायद उसे रात को सोने में देर हो गई है, इसलिए अभी तक नहीं आया। लैन कुरन सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। लेकिन लैनी कहती है, आप बैठ के नाश्ता कीजिए, मैं जाकर बुला कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लैनी वांगजी की रूम की तरफ चली जाती है। लैनी जब वांगजी के रूम के पास पहुंचती है तो उसे विंग और वांगजी दोनों के फेरोमोन्स महसूस होते हैं जो अब मिक्स थे। लैनी जब यह महसूस करती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह वापस नीचे आ जाती है। लैन कुरन जब यह देखते हैं कि लैनी अकेली आई है तो हैरानी से पूछते हैं, विंग कहाँ है? लैनी मुस्कुरा देती है और कहती है, शायद विंग अपने हीट में है और वांगजी उसके पास है। जब सब लोग यह सुनते हैं तो हैरानी से लैनी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि विंग जब भी अपने हीट में होता था तो वह अपने घर चला जाता था, या वांगजी जब अपने रट में आता था तब भी विंग अपने घर चला जाया करता था। उन दोनों के बीच कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विंग अपने हीट में है और वांगजी उसके साथ है। यह सुनते ही लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, शायद नालायक को अकल आ गई है।
लैनकुरैन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और फिर अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। लैनकुरैन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम वांगजी और विहिंग के खाने पीने का ध्यान रखना, हम ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे कहकर लैनसिजन के साथ लैनकुरैन ऑफिस चले जाते हैं। जियांग चैन लैनी की मदद करने के लिए किचन में चला जाता है। लगभग सुबह के 11 बजे विहिंग की आंखें खुलती है। विहिंग को कुछ हैवी सा महसूस होता है अपनी बॉडी के ऊपर। वह अपनी नज़रें इधर उधर करता है तो देखता है वांगजी उसके ऊपर लेटा हुआ था। वह धीरे से वांगजी को अपने ऊपर से पुश करता है और साइड कर देता है और बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। विहिंग के इस तरह चीखने से वांगजी उठकर बैठ जाता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वीगा क्या हुआ आपको, आप इतनी तेज़ के क्यों चिल्लाए। विहिंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरी कमर का क्या हाल बना दिया है। मैं जब तुम्हें रुकने को कह रहा था तो तुम रुके क्यों नहीं। देखो मैं अब उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं आपकी मदद करता हूँ ना। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा। ऐसा कहकर वह बेड से अपने पैरों को नीचे उतारता है और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। वांगजी जल्दी से बेड से नीचे उतर जाता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वांगजी विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं अपनी ओमेगा वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग को वॉशरूम में ले जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। विहिंग वांगजी को वॉशरूम से बाहर जाने को कहता है, लेकिन वांगजी मानता नहीं है। वांगजी विहिंग के साथ ही शावर लेता है और विहिंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल कर कर उसे बेड पर लाकर बिठा देता है और उसके कपड़े लाकर विहिंग को पहनाने लगता है। विहिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, अभी कुछ दिन पहले मुझे तुम्हें कपड़े पहनाने पड़ते थे। वांगजी विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ अब तक आप मेरी टेक केयर कर रहे थे, लेकिन आज से मैं आपकी टेक केयर करूँगा। विहिंग वांगजी की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर जाती है। वह अपने फेस को देखने लगता है तो जल्दी से वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुमने मेरे फेस के साथ क्या किया। वांगजी हैरानी से विहिंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं, तुमने मेरे होठों का क्या बना दिया है, ये इतने फूल कैसे गए हैं, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा। ऐसा कहकर विंग अपने होठों को छूने लगता है। वांगजी विंग के होठों की तरफ देखता है और कहता है, आपके होठ तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, कितने फुले फुले फ्लफी से लग रहे हैं। विंग जब ये सुनता है तो वांगजी के चेस्ट पर एक मुक्का मारता है और कहता है, यू इडियट, मुझे अब नीचे जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है। वांगजी जल्दी से विंग के पास बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, वीगा आपके होठ मुझे इतने स्वीट और फ्लफी लगे कि मुझे उन्हें सक करने में बहुत अच्छा लग रहा था। विहिंग अभी भी वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मेरे होठों को सक किया है या मेरे होठों को खा गए हो, ये बिल्कुल सुन पड़े हुए हैं। मैं अब क्या करूं, मुझे नीचे भी जाना है, मेरी कमर में भी दर्द है, मुझे भूख लगी है, मेरी सारी एनर्जी तो ड्रॉप कर दी तुमने। वांगजी जब यह सुनता है तो विंग को कहता है, वीगा शांत हो जाइए, मैं जाकर आपके लिए नाश्ता भी लेकर आता हूँ और मेडिसिन भी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि रूम के बाहर उसे नाश्ते की ट्रॉली दिखती है, जिसमें मेडिसिन भी रखा हुआ था और एक नोट भी था। उस नोट में लिखा था कि अपने ओमेगा का ख्याल रखना और उसे मेडिसिन दे देना, हमें पता है कि वो अभी इस वक्त बहुत तकलीफ में है। वांगजी वह नोट पढ़ के मुस्कुरा देता है और नाश्ते की ट्रॉली को अंदर लेकर आ जाता है और विहिंग को ब्रेकफास्ट देने लगता है। विहिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, इतनी जल्दी ले आए। वांगजी कहता है, नहीं, शायद घर वालों को पता है कि हम दोनों एक साथ हैं। विहिंग वांगजी की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। उसके बाद वांगजी विहिंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और खुद भी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वांगजी विहिंग को मेडिसिन देता है। विहिंग मेडिसिन लेने के बाद सो जाता है। फिर लगभग 3 दिन वांगजी और विहिंग अपना हीट और रट एक साथ बिताते हैं। लैनी और जियांगचैंग वांगजी और विहिंग की ज़रूरतों के सामान उनके रूम के बाहर रख के चले जाया करते थे, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का सामान भी रख के जाया करते थे। लगभग 3 दिन बाद वांगजी अपने रूम से बाहर निकलता है क्योंकि विहिंग अभी भी सो रहा था। वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल के पास आता है। लैनकुरैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या विहिंग ठीक है। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है और विहिंग के लिए और खुद के लिए नाश्ता लेने लगता है। लैनकुरैन जब यह देखते हैं तो अपने मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने फेस को वह सीरियस बनाकर रखते हैं और वांगजी की देखते हैं और कहते हैं कि तुम फिर कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। वांगजी लैनकुरैन की तरफ देखता है और कहता है, कभी नहीं। वांगजी की बात सुनकर सभी लोग वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वांगजी भी सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं लैन कंपनी नहीं ज्वाइन करूँगा, लेकिन मैं ऑफिस ज़रूर जाऊँगा। मैंने सोच लिया है कि
मैं खुद का बिजनेस करूँगा। वांग जी की बात सुनकर लैन कुरन अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, डैड, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ताकि दोबारा अगर आप कभी मुझे अपनी प्रॉपर्टी या अपने कंपनी से निकालने की धमकी दे तो मेरे पास कुछ तो ऐसा हो जो मेरा खुद का हो। इसलिए मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहता हूँ। लैन कुरन जब यह सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर लेना। तुम्हें कितनी मनी की हेल्प चाहिए मुझे भी बता देना। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे आपके किसी पैसे की हेल्प नहीं चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। लैन कुरन हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, डैड, शायद आप भूल रहे हैं, मैं बाइक रेसिंग करता हूँ। मुझे उसमें इनाम भी मिलता है और मुझे बहुत अच्छी अमाउंट में पैसे मिलते हैं जो मैं जमा कर रहा था। मैंने डिसाइड किया है मैं उन्हीं पैसों से अपने लिए बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ऐसा कहकर वांग जी अपना और विंग नाश्ता कर जाने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना हिस्सा नहीं लूँगा। मेरा जितना भी हिस्सा बनता है वो सब आप वीगा के नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ मेरा जो कुछ भी हो वो सब वीगा के नाम पर हो। ऐसा कहकर वह अपना नाश्ता लेकर अपने रूम में चला जाता है। लैन कुरन जब वांग जी की ऐसी बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और अपने सर को खुजाने लगते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस नालायक को हुआ क्या है? इतना बदल कैसे गया? वांग जी जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि विंग जाग चुका था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, लेकिन विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझसे दूर रहना। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, वीगा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे अब दूर कैसे रह सकता हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रह सकता। ऐसा कहकर विंग अपनी कमर पर हाथ रखता है और कहता है, गगा ठीक ही कहते थे, सब लैन बीस्ट होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम बीस्ट होगे, तुम भी बीस्ट हो। ऐसा कहकर विंग वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है। वांग जी ने विंग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। वांग जी की तरफ एक बार विंग देखता है और एक बार ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और चुपचाप खाने लगता है। वांग जी भी विंग के पास आकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। उन दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वीगा, मुझे ना कुछ ज़रूरी काम है, आप रेस्ट कीजिए। शायद मुझे आते रात हो जाएगी, तो चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर वांग जी अपनी जगह से उठता है और रूम से बाहर निकल जाता है। विंग हैरानी से वांग जी को जाते देखता है। वांग जी लैन मैंसन से अपनी बाइक लेकर सीधे मियान मियान के घर पर पहुंचता है। मियान मियान के घर पर पहुंचने के बाद वह मियान मियान के डोर को नॉक करता है। मियान मियान दरवाज़ा खोलती है। जब वांग जी को अपने सामने देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और वांग जी से कहती है, वांग जी, ये 4-5 दिन तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा कहकर मियान मियान जल्दी से वांग जी को गले से लगा लेती है। वांग जी मियान मियान को अपने से दूर करता है और कहता है, मियान मियान, मैं 3-4 दिन अपने फ्रेंड्स के यहाँ था। तुम्हें पता है, डैड को हमारे बारे में पता चल गया है। मैंने जब डैड से कहा कि मैं विंग से डिवोर्स लेना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी ज़मीन जायदाद सब चीज़ से बेदखल कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। इतने दिनों से मैं अपने दोस्त के घर रह रहा था, लेकिन आज उसने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में रखोगी? मियान मियान जब यह सुनती है तो वह वांग जी से दूर होती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया और अपनी ज़मीन जायदाद से सबसे बेदखल कर दिया? तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है? वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और मियान मियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मियान मियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन तभी मियान मियान की वहाँ आ जाती। मियान मियान और वांग जी के हाथों को अलग करती है और वांग जी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है, वो तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगी। तुम्हारे फादर ने तुम्हें सब चीज़ से बेदखल कर दिया, तुम मेरी बेटी को लेकर जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास तो खुद का रहने का घर नहीं है। ऐसा कहकर मियान मियान की मॉम मियान मियान को अपने पीछे कर लेती है और वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगती है। वांग जी जब यह देखता है तो तालियां बजाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी को इस तरह से हंसता और मुस्कुराता देख के मियान मियान और उसकी माँ हैरान हो जाती है। वांग जी उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपना फैसला पहले ही बदल लिया था, नहीं तो तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की मेरे नसीब में आ जाती। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैं वीगा को प्यार करने लगा हूँ। जब वीगा के आंखों के आंसुओं को देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं इसी सोच में था कि मैं क्या करूं।
ना तो मैं वीगा की आंखों में आंसू देख सकता था, ना तुम्हें छोड़ सकता था। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। तब मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के प्लान के बारे में पता चला कि हकीकत में तो तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। उस दिन तुमने जानबूझ के कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज़ किया था। एक्चुअली तुम्हें मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे नहीं। तुम मेरे पास इसलिए आई थी ताकि तुम मेरे से शादी करके लैन फैमिली की मेंबर बन जाओ और मेरी सारी दौलत पर अपना कब्जा जमा लो। लेकिन देखो ना, वीगा के आंसुओं ने मुझे बचा लिया। और एक और बात, मेरे फादर ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया है। मैं तो बस तुम दोनों के सामने आकर नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हो। तुम दोनों का असली चेहरा मुझे दिख गया है। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। म्यानम्यान जैसे ही सुनती है कि वांगजी के पास उसकी सारी दौलत है तो वह जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ मजाक कर रही थी वांगजी, हम दोनों अभी भी तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। वांगजी गुस्से से म्यानम्यान की तरफ देखता है और उसे दूर झटक कर फेंक देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। मैं वीगा से प्यार करता हूँ और उन्हें मैं अपना ओमेगा हस्बैंड मान चुका हूँ। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से निकल जाता है। लगभग रात के 12 बजे वांगजी अपने मेंशन में वापस आता है। आकर अपने रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। विंग अभी तक सोया नहीं था। उसे वांगजी की चिंता हो रही थी। जैसे ही उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। रूम के अंदर आ जाता है और आकर काउच पर बैठ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इतनी रात तक कहाँ थे? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वांगजी अपना फ़ोन विंग की तरफ दिखाता है और कहता है, मेरी बैटरी डेड हो चुकी थी, मैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। विंग गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है। वांगजी जब यह देखता है तो जल्दी से विंग पकड़कर अपने लैप पर बैठा लेता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी अपने हाथ को विंग के गालों पर टच करता है और उन्हें सहलाने लगता है। कहता है कि अपने ओमेगा को प्यार। विंग जल्दी से वांगजी की लैप से उठ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इतने दिनों से तुम्हारा प्यार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। मैं तो तुम्हारे साथ और रहने वाला नहीं हूँ, यही मैंने फैसला किया है। वांगजी जब यह सुनता है तो विंग को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और बेड पर लाकर फेंक देता है। विंग अभी भी हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वांगजी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, आज कुछ भी नहीं होगा। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, नो वाइफी, एवरीडे मीन्स एवरीडे वाइफी। ऐसा कहकर वह विंग के ऊपर आ जाता है और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद ही वांगजी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। वांगजी ने विंग को अपने साथ ही ऑफिस ज्वाइन करने को कहा था। विंग पहले तो राज़ी नहीं होता, लेकिन वांगजी विंग को मना ही लेता है। लेकिन ये विंग के लिए बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि वांगजी का एवरीडे मीन्स एवरीडे ऑफिस में भी चलता था। इसी तरह विंग और वांगजी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। हम 2 महीने बाद देखते हैं, सभी लोग बैठकर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे खाने को मन नहीं कर रहा था। उसको खाने की स्मेल अजीब सी लग रही। अचानक उसे वोमिटिंग फील होती है तो वह भागकर वॉशरूम में चला जाता है और वोमिटिंग करना कर देता है। वांगजी जब यह देखता है तो हैरान जाता है, तो वह भी वांग के पीछे जाता है और विंग के बैग को सहलाने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही विंग बेहोश होकर गिर जाता है। वांगजी यह देखकर हैरान हो जाता है। तब तक सारी फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। लैन कुरन जब विंग को इस तरह से बेहोश देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वह वांगजी से कहते हैं, विंग को क्या हुआ? वांगजी कहता है, पता नहीं डैड, अचानक से वोमिटिंग करने लगा और बेहोश हो गया। लैन कुरन जब यह सुनते हैं तो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि विंग को कैरी करके उसके रूम में ले चलो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। फिर लैन सिचेन लैन कुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए डैड, मैं कॉल लगा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह डॉक्टर को कॉल लगा देते हैं। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में ले जाता है और उसको लेटा देता है। और वांगजी विंग के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। विंग का फेस बहुत ज़्यादा ही पेल नज़र आ रहा था और वो कमज़ोर भी नज़र आ रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो परेशान हो जाता है और कहता है, अचानक वीका को क्या हुआ? वो इस तरह कैसे बेहोश हो गए? थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर वहाँ आ जाता है और विंग को चेक करने लगता है। फैमिली के सारे लोग विंग के बेड के पास ही खड़े थे और विंग को घेरे हुए थे। वांगजी ने विंग का हाथ कर रखा था। डॉक्टर जब यह देखता है तो उसी हाथ को छूने की कोशिश करता है। वांगजी उस डॉक्टर की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि आपने मेरे वीगा को छूने की कोशिश कैसे की? तभी लैन सिचेन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी वो विंग को चेक कर रहे हैं, अपना अल्फ़ा मोड ऑफ करो, इस तरह से वह विंग को चेक नहीं कर पाएंगे। तुम डॉक्टर को डरा रहे हो।
वांगजी जब यह सुनता है तो खुद को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर जल्दी से विंग का हाथ पकड़कर उसे चेक करने लगता है और सबकी तरफ हैरानी से देखता है। वांगजी जब यह देखता है कि डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहा और वह सबकी तरफ देख रहा है तो गुस्से से डॉक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, बताइए मेरे वीगा को क्या हुआ है, आप इस तरह सबको क्यों देख रहे हैं। तभी डॉक्टर एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है, लगता है आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। वांगजी जब यह सुनता है तो गुस्से से डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं, अपना मजाक करना बंद कीजिए, मेरे वीगा को क्या हुआ है ये मुझे बताइए। डॉक्टर घबराते हुए कहता है कि मिस्टर लैन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके ओमेगा को चेक किया है, वो प्रेग्नेंट है। लैन कुरन और लैन सीजन जब यह देखते हैं कि वांगजी ने डॉक्टर के कॉलर को पकड़ रखा है तो वह जल्दी से वांगजी के पास आते हैं और वांगजी के हाथ को डॉक्टर के कॉलर से हटाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर, आप शायद मजाक कर रहे हैं, विंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। डॉक्टर सबकी तरफ अजीब निगाहों से देखता है और कहता है कि डॉक्टर, आप लोग हैं या मैं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ्स। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो वहीं पर धड़ाम करके गिर जाता है। वांगजी को बेहोश देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से वांगजी के पास आता है और उसे चेक करता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है, इन्हें शॉक लगा है, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगे और विंग भी होश में आ जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, विंग जब होश में आए तो उसे दे देना और कल उसको हॉस्पिटल ले आना उसका फुल चेकअप करने के लिए। ऐसा कहकर वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लैन कुरन लैनी की तरफ देखते हैं। लैनी भी लैन कुरन की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या सच में मेरा वांगजी फादर बनने वाला है। लैन कुरन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और वह विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंग हमें ये खुशी दे, लेकिन आज तो मिरेकल ही हो गया। लैन सीजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ डैड, आज सचमुच मिरेकल हो गया है, आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। लैन कुरन लैन सीजन की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा, आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। तुम एक काम करो, आज हम लोग शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे, इसकी अनाउंसमेंट कर दो और सबको इनविटेशन भी दे दो। लैनी जब ये सुनती है तब लैन कुरन को कहती है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी विंग प्रेग्नेंट है, ये इस बात की खबर किसी को नहीं देंगे। मैं नहीं चाहती कि किसी की नज़र हमारी खुशियों पर लग जाए, अभी विंग प्रेग्नेंट है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लैनी लैन कुरन की तरफ देखती है और कहती है। लैन कुरन भी हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम कुछ दिनों बाद तो दे सकते हैं ना। लैनी कहती है, हाँ ठीक है, कुछ दिनों बाद देंगे, लेकिन अभी हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उसके बाद लैन कुरन वांगजी की तरफ देखता है और लैन सीजन से कहता है, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इसे होश में लाओ। जियांग चंग जैसे ही यह सुनता है तो कहता है, ये काम तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर जियांग चंग वॉशरूम में चला जाता है और एक बकेट पानी लेकर बाहर आ जाता है और पूरा पानी वांगजी के ऊपर गिर देता है। वांगजी से ही महसूस होता है कि इसके पानी गिरा है तो वह होश में आ जाता है और एक झटके से खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखने लगता है। गुस्से से चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंगा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जियांग चंग वांगजी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि डैड ने मुझे तुम्हें होश में लाने को कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वांगजी को याद आता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। वह जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, क्या सच में विंगा प्रेग्नेंट है। लैनी वांगजी के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ डॉक्टर ने कहा है, विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है, उसे चेकअप कर जाना है। वांगजी जब यह सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लैनी जल्दी से उन आंसुओं को पोंछती है, कहती है, बेटा आज तो खुशी का दिन है तो तुम रो क्यों रहे हो। वांगजी मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीगा मुझे इतनी बड़ी खुशी देंगे। अभी भी विहिंग बेहोश था। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये से अभी तक होश क्यों नहीं आया है। लैन कुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा, अब हम सब लोग चलते हैं, तुम आराम करो और विंग का भी ख्याल रखना। ऐसा कहकर सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांगजी जल्दी से बेड के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपने कांपते हुए हाथों से विहिंग के स्टमक को टच करने लगता है और अपने बच्चे को फील करने लगता है। फिर से वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी मुस्कुराते हुए अपने आंखों के आंसुओं को पोंछने लगता है। थोड़ी देर बाद विहिंग को होश आ जाता है। विहिंग होश में आने के बाद इधर उधर देखता है तो देखता है कि वांगजी उसी के पास बैठा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। तो विहिंग उठ के बैठने की कोशिश करता है। वांगजी जब यह देखता है कि विहिंग को होश आ गया है तो वह जल्दी से विहिंग को उठ के बैठने में मदद करता है और विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। विहिंग जब यह देखता है कि वांगजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है तब पूछता है, क्या बात है, आज तुम मुझे देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। वांगजी जल्दी से विहिंग को गले से लगा लेता है
और कहता है थैंक यू वाइफी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। विहिंग जब यह सुनता है तो वह चौंक जाता है और हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग वांगजी से कहता है, मेरे बेहोश होने से तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई है? वांगजी विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं वाइफी, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो। विहिंग जब यह सुनता है तो वह वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, वांगजी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना दोबारा। वांगजी कहता है, नहीं विहिंग, सच में तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने आकर बताया है और तुम्हें कल डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। विहिंग जब यह सुनता है तो जल्दी से अपना हाथ अपने स्टमक पर रखता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या वांगजी तुम सच कह रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वांगजी हाँ में अपना सिर हिला देता है। विहिंग जैसे ही ये सुनता है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रेग्नेंट होऊंगा। वांगजी कहता है कि नहीं, तुम रियल में प्रेग्नेंट हो। विहिंग जैसे ही ये सुनता है अपने स्टमक पे हाथ सहलाने लगता है और कहता है, मेरा बेबी। वांगजी जैसे ही ये सुनता है तो कहता है, नहीं, हमारा बेबी। विहिंग वांगजी की तरफ देखकर हाँ में अपना सर हिला लेता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर वांगजी जल्दी से विहिंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, नहीं वाइफी, ऐसी हालत में तुम्हें नहीं रोना चाहिए। विहिंग कहता है, मैं खुश हूँ इसलिए रो रहा हूँ। वांगजी कहता है, नहीं, तुम खुश भी होगे तो भी नहीं रोगे, मुझे तुम्हारे आंखों के आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें पता है ना। विहिंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगजी को गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू वांगजी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझ जैसे अनपरफेक्ट ओमेगा को परफेक्ट बनाने के लिए। वांगजी हैरान हो जाता है और विहिंग की आंखों में देखने लगता है और कहता है, नहीं नहीं वाइफी, तुम कभी भी अनपरफेक्ट नहीं थे, तुम हमेशा से परफेक्ट थे। अनपरफेक्ट तो मैं था, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मैं परफेक्ट हो गया। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग के ही लैप में अपना सर रख लेता है। विहिंग प्यार से वांगजी के सर को सहलाने लगता है। तभी जियांग चैंग उनके रूम में आ जाता है। वांगजी को विहिंग के लैप में अपना सर रखा देखकर जियांग चैंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, सीरियसली अब तुम फादर बनने वाले हो तो बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। वांगजी जब यह सुनता है तो उठ के बैठ जाता है और कहता है कि आपको मेरे रूम में किसने बुलाया है? जियांग चैंग अपना मुंह बनाता है और कहता है कि ये तुम्हारा रूम नहीं, विहिंग का भी रूम है और विहिंग मेरा भाई है, तुम शायद ये भूल रहे हो। मैं विहिंग के लिए मेडिसिन और कुछ खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर जियांग चैंग विहिंग के पास आता है और उसे कुछ स्नैक्स देता है और कहता है, ये तुम्हारी मेडिसिन, ये तुम्हें लेना होगा, तुमने सुबह नाश्ता भी सही से नहीं किया था, लेकिन अब से तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, आप जाइए, मैं वीगा के खाने पीने का ख्याल रख लूँगा और अपने होने वाले बच्चे का भी। जियांग चैंग जब यह सुनता है तो अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, सीरियसली तुम्हारा ख्याल तो विहिंग को रखना पड़ता है और तुम विहिंग का ख्याल रखोगे? ऐसा कहकर जियांग चैंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी जियांग चैंग को जाते ही रूम का डोर लॉक कर देता है और कहता है, अब नहीं आ पाएंगे। विहिंग जब यह देखता है तो कहता है, वांगजी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, डोर का लॉक खोल दो। नहीं खोलूँगा, अभी मैं अपना कीमती वक्त अपने बच्चे और अपने ओमेगा को देना चाहता हूँ। एक के बाद एक सभी लोग आते रहेंगे और तुमसे मिलते रहेंगे, मुझे अपने बच्चे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना है। ऐसा कहकर वांगजी फिर से अपने सर को विहिंग के लैप पर रख देता है और अपना फेस विहिंग के टमी की तरफ कर लेता है और विहिंग के टमी पर किस करने लगता है। विहिंग भी अपना हाथ वांगजी के बालों में ले जाता है और उनको सहलाने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट वांगजी जल्दी से सुबह तैयार हो जाता है और विहिंग को तैयार होने को कहता है। विहिंग कहता है, मैं तैयार हो रहा हूँ, तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? वांगजी कहता है, विहिंग हमें आज डॉक्टर के पास जाना है तुम्हारा चेकअप कराने के लिए, तुम भूल गए हो क्या? विहिंग कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, सुबह से 50 बार तुमने याद दिला चुके हो, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो पूरी फैमिली मुझे याद दिला देगी, इसलिए मैं ये बात भूल ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग तैयार होने लगता है। विहिंग जब तैयार हो जाता है तो वांगजी विहिंग का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से आराम आराम से नीचे उतारने लगता है। विहिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी मैं अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, 9th मंथ प्रेग्नेंट नहीं, अभी भी मैं खुद से नीचे उतर सकता हूँ। वांगजी कहता है, नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला, मैं तो डैड से आज ही कह दूँगा कि हमारा रूम नीचे शिफ्ट कर दें। फिर वांगजी विहिंग को नीचे लेकर आता है। सभी लोग लिविंग रूम में वांगजी और विहिंग का इंतजार कर रहे थे। लैनकुरन जब यह देखते हैं कि विहिंग और वांगजी आ गए हैं तो वह जल्दी से विहिंग के पास आते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है बेटा? तुम
ठीक तो हो ना? विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद लैनकुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हारा रूम नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसी हालत में विंग का ऊपर नीचे करना अच्छी बात नहीं है। वांगजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, डैड आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसा ही कीजिए। ऐसा कहकर वह विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वीगा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग को लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी लैनकुरन कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो? वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, वीगा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल कार लेकर जाना। विंग को मोटर बाइक पर बैठाकर मत लेकर जाना। मुझे पता है तुम बाइक को किस तरह से चलाते हो। हाँ डैड मुझे पता है। ऐसा कहकर वह विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेकर हॉस्पिटल चेकअप के लिए निकल पड़ता है। वांगजी और विंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर विंग का चेकअप करने लगते हैं। उसका कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला जाता है। विंग अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है तो वांगजी भी विंग के साथ अल्ट्रासाउंड रूम में चला जाता है। डॉक्टर जब विंग का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तब अचानक से डॉक्टर ओ माय गॉड बोलकर अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं। वांगजी जैसे ही डॉक्टर को देखता है तो कहता है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? बेबी ठीक तो है ना? डॉक्टर वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, बेबीज कहिए मिस्टर लैन, आपके ओमेगा हस्बैंड ट्रिपलेट बेबी से प्रेग्नेंट है। वांगजी जैसे ही यह सुनता है तो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। विंग वांगजी को इस तरह से गिरता देख परेशान हो जाता है और उठ के बैठने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि घबराने की बात नहीं है, आपके हस्बैंड को शायद शॉक लगा है इसलिए ये इस तरह बेहोश हो गए हैं, थोड़ी देर में ही इन्हें होश आ जाएगा। ऐसा कहकर वह नर्स की तरफ इशारा करते हैं और नर्स वांगजी को होश में लाने की कोशिश करती है। विंग रोते हुए मुस्कुरा रहा था और अपने स्टमक पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ट्रिपलेट बेबी से प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर में ही वांगजी को भी होश आ जाता है। वह जल्दी से उठ जाता है और डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर आपने अभी क्या कहा था? डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन आप लोगों को लगता है कि मुझे एक बात बार बार दोहरानी पड़ती है, आपके ओमेगा हस्बैंड ट्रिपलेट बेबी से प्रेग्नेंट है और इस बार बेहोश मत होइएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वांगजी के हाथ में विंग का मेडिकल रिपोर्ट पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि मैंने मेडिसिन भी लिख दी है, इनका अब ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि यह ट्रिपलेट बेबी से प्रेग्नेंट है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना होगा। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं तो इनका ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो वाइफी अब घर चलने का वक्त आ गया है। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगजी के साथ कार में आकर बैठ जाता है। कार में आने के बाद तो वांगजी जोर जोर के हंसने लगता है। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? वांगजी अपने हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं घर में जाकर यह बोलूँ कि तुम एक नहीं 3 बच्चों को जन्म देने वाले हो तो घर वालों की शक्ल देखने लायक होगी, यही सोचकर मैं हंस रहा हूँ। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो अपना मुंह गुब्बारे की तरफ फुला लेता है और कहता है, बकवास करना बंद करो, घर चलो, मुझे भूख लगी है। वांगजी जब यह सुनता है तो कहता है, ओ माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम भूखे हो, इसका मतलब मेरे बच्चे भी भूखे हैं। चलो मैं अभी तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। ऐसे कहकर वांगजी विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है और विंग के पसंद के सारे डिशेज ऑर्डर कर देता है। विंग को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। विंग भी अपने पसंद के सारे खाने को खाता है और वांगजी के साथ वापस लैन मैंसन में आ जाता है। लैन मैंसन में सभी विंग और वांगजी का इंतजार कर रहे थे। विंग और वांगजी जैसे ही लैन मैंसन के अंदर एंटर होते हैं तो जल्दी से लैनी वांगजी के पास आती है और कहती है, वांगजी डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? विंग ठीक तो है ना? बेबी ठीक तो है ना? वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं मॉम, सब ठीक नहीं है, अब विंग एक नहीं 3 बच्चों को बर्थ देने वाला है। ऐसा कहकर वांगजी जोर जोर के हंसने लगता है। लैनी का तो मुंह देखने लायक होता है। वह वांगजी की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? लैनकुरन, लैनसिचन और जियांगचंग भी वहाँ आ जाते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रही हो? वांगजी कुछ भी नहीं कहता और बस विंग की मेडिकल रिपोर्ट लैनकुरन के हाथ में पकड़ा देता है। लैनकुरन जब विंग की मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो एक बार हैरानी से वांगजी की तरफ तो एक बार हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ये बात सच है? वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है। विंग को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपना सर नीचे करके सबकी तरफ देख रहा था। लैनकुरन और लैनी जल्दी से विंग के पास आते हैं और दोनों ही विंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू बेटा, हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। विंग भी मुस्कुरा देता है। उसके बाद लैनकुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नालायक, अब से तो विंग का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। अगर विंग को जरा भी परेशानी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे इस लैन मैंसन से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा।
वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी ओमेगा को लेकर अपने मेंशन में चला जाऊंगा। शायद डैड आप भूल रहे हैं कि मैंने भी अपने नाम पर एक मेंशन खरीद लिया है। लैन कुरन जब यह सुनता है तो वह अपनी छड़ी लेकर वांग जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। वांग जी जब यह देखते हैं कि उसके डैड उसकी तरफ छड़ी लेकर आ रहे हैं तो वह भी वहाँ से भाग जाता है। वांग जी को इस तरह से भागता देखकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। प्रेगनेंसी की खबर बी फैमिली और जियांग फैमिली में भी पहुंच जाती है। वह लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे ही लैन मेंशन में पहुंच जाते हैं। लैन मेंशन में शाम को एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर ही होते हैं। विंग सबको खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था, जिस वजह से विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वांग जी जब यह देखता है तो विंग के पास आकर खड़ा होता है और कहता है वाइफी क्या हुआ, तुम फिर से रोने लगे? तुम्हें मैंने मना किया है ना कि तुम नहीं रोगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। वांग जी कहता है मुझे ये आंसू पसंद नहीं है, तुम नहीं रोओगे बस। धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। विंग अब 5 मंथ प्रेग्नेंट था, लेकिन उसका स्टमक देखकर लग रहा था कि विंग अब 9th मंथ प्रेग्नेंट है। वांग जी उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है चेकअप के लिए। इधर हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं। एक पर्सन डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दे रहा था। डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद कहा कि सर आप सचमुच कभी फादर नहीं बन सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट मैंने कई बार चेक की है, यहाँ तक कि मैंने आपका चेकअप भी किया है। वह पर्सन डॉक्टर की यह बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह अपनी रिपोर्ट लेता है और डॉक्टर को गुड बाय कहकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाता है और वह चलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह किसी से टकराने वाला था, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है और उस पर्सन की तरफ देखता है तो उसके सामने विंग खड़ा था। विंग भी उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है सुयांग तुम। सुयांग भी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। जब वह देखता है कि विंग प्रेग्नेंट है तो वह हैरान हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्रिपल बेबी से। सुयांग जब यह सुनता है तो वह अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग सुयांग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है सुयांग थैंक यू उस दिन मुझसे शादी ना करने के लिए। आज अगर तुम मुझसे शादी करते तो मुझे इतना अच्छा अल्फा नहीं मिलता जो मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ जाता है। सुयांग अपनी नज़रें नीचे कर यहीं रखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने मन में सोचता है कि कर्मा लौटकर मेरे पास ही आया है। मैंने उस दिन विंग को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि विंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन आज मेरी किस्मत देखो, मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। ऐसा कहकर सुयांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी ने विंग को किसी अल्फ़ा के साथ बात करते हुए देखा था तो वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है वो अल्फ़ा कौन था? विंग सुयांग की तरफ एक नज़र करता है और कहता है कोई भी नहीं। ऐसा कहकर वह वांग जी का हाथ पकड़ता है और आगे चलने लगता है। देखते ही देखते विंग के डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। विंग ने इस 9 महीने में वांग जी को बहुत परेशान कर रखा था। विंग अगर वांग जी से कुछ कहता, अगर वांग जी नहीं सुनता तो विंग बच्चों की तरह रोने लगा और लैन कुरन से वांग जी की शिकायत करता था। इस वजह से लैन कुरन हमेशा वांग जी को पीटने के लिए तैयार रहते थे। विंग की 9th मंथ की प्रेगनेंसी विंग के लिए बहुत ही स्मूथ चली गई थी क्योंकि सभी लोग विंग का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे थे। विंग की आज डिलीवरी का डे था। विंग को मॉर्निंग से ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से विंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वांग जी विंग को इतना पेन में देखकर रोने लगता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी हमेशा विंग रोने से मना करता है, लेकिन वांग जी आज ही रो रहा था। यह देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, लेकिन वांग जी एक जगह शांत होकर नहीं बैठ रहा था, इधर से उधर चले जा रहा था और रोए जा रहा था। मैंने वांग के पास आती है और कहती है वांग जी बेटा शांत होकर एक जगह जाओ। वांग रोते हुए अपनी माँ गले से लगा लेता है और कहता है माँ वीगा कितने पेन में है, मैं उन्हें इतने पेन में नहीं देख सकता। आपसे बात करता हूँ, आज के बाद वीगा को कभी प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। जियांग जब वांग जी की यह बात सुनता है तो अपना मुंह अजीब सा बना लेता है और कहता है सीरियसली 3 बच्चे पैदा होने के बाद तुम्हें और बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी? वांग जी जब जियांग की यह बात सुनता है तो जियांग की तरफ गुस्से से देखने लगता है, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो जाती है और ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। वांग जी जैसे ही यह देखता है तो जल्दी से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर रूम से डॉक्टर और उसके साथ 2 नर्स थी जिनके हाथों में एक बेबी था। डॉक्टर जैसे ही वांग जी को देखता है तो एक बेबी वांग जी के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है ये बेबी गर्ल है। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो वह जल्दी से अपनी बच्ची के
चेहरे की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और उसके माथे को चूम लेता है। लैनी और जियांग चंग जल्दी से नर्स के पास आते हैं और एक एक बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। डॉक्टर उन लोगों की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है ये दोनों अल्फा बॉय हैं। लैन कुरन और लैन सिचन भी जल्दी से बच्चों के पास आते हैं और प्यार से उनके गालों को सहलाने लगते हैं। वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि वह कैसा है। डॉक्टर मुस्कुरा देता है और कहता है वो अभी ठीक है, लेकिन बेहोश से कुछ देर बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। बच्चों को भी पालने में रख दिया जाता है। वांग जी बच्चों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद विंग को होश आता है। विंग अपने आसपास देखने लगता है तो वांग जी उसी के पास था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग देखो, हमें एक बेटी और 2 बेटे हुए हैं। विंग यह सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। वांग जी जल्दी से बच्चों को विंग के पास लेकर आता है। विंग तीनों बच्चों को एक एक करके उनके फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। वांग जी भी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो चलिए गाइज, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेरी स्टोरी भी एंड होती है। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे कॉम्पिटिशन जीतने में मेरी मदद कर सकता है।